बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया था, उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से क्या मुराद है कि आपके जो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल में हमने यही देखा था और हमने सॉल्व किया था और एंड पे इक्वेशन को बैलेंस किया था। और लास्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड एक दोबारा से मैं थोड़ा सा बता दूं। लास्ट प्रॉब्लम में हमें एक फ्री वेरिएबल मिला था, मैंने बताया भी था कि फ्री वेरिएबल क्या आता है। फ्री वेरिएबल को ऐसा वेरिएबल है जिसको आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल इज फ्री टू वेरी। ठीक है, सो लास्ट टाइम जो है हमने फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा था। इसके बाद हमने एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ईच नॉन जीरो जो वैल्यू है वेरिएबल की, वो किसको डिटरमिन करती है? वो एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को डिटरमिन करती है ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन, ऑफ अ गिवन लीनियर सिस्टम मुझे कहना चाहिए। ठीक है, सो हम क्या कर रहे थे, हमारा जो फ्री वेरिएबल था उसकी वैल्यू को हम वेरी कर रहे थे नॉन जीरो। ठीक है, जीरो नहीं वो वैल्यू हम रख सकते क्योंकि वो तो जीरो कर देगा ना ओवरऑल, और नेगेटिव भी नहीं। और हम क्या कह रहे थे, जो फ्री वेरिएबल की वैल्यू है वो हम नॉन जीरो वैल्यू जो है, हर नॉन जीरो वैल्यू पे हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा था। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके विच हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जो है ना वो मिलता है। सो एक चीज आपने याद रखनी है कि एक होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त होगा जब उस इक्वेशन में एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल हो। ठीक है, लास्ट टाइम हमें क्या एक फ्री वेरिएबल मिला था ना, तो दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम हमें जब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया था, आर्गुमेंटेड जो मैट्रिक्स था, तो हमें क्या मिला था? एक फ्री वेरिएबल मिला था, ये जो नॉन जीरो रो है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करिए कि जो फोर्थ वेरिएबल है ए बी सी एंड डी, डी वेरिएबल कौन सा है? फ्री वेरिएबल। ठीक है, सो होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि एक सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और वो उस वक्त होगा जब उस इक्वेशन में एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल हो। ठीक है, तो पिछले केस में हमें एक फ्री वेरिएबल मिला था। सो अगर कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा एक इक्वेशन में, एक होमोजीनियस इक्वेशन में, सो उस केस में हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा उस लीनियर सिस्टम का। और अगर कोई फ्री वेरिएबल आ जाता है उस होमोजीनियस सिस्टम का, उस होमोजीनियस इक्वेशन का, तो उस केस में हमें जो है जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। और ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, इसमें मैं डिटेल में लेक्चर दे भी चुका हूँ। तो ये पिछली बात थी जिसपे हमने लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल एंड किया था उसमें मैं बता भी चुका हूँ कि फ्री वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल क्या है। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये एक इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना। ये C8H18 ये क्या है? ये ऑक्टेन। ठीक है, ये जो है ये ऑक्टेन। ये O2 क्या है? O2 ऑक्सीजन है। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये ऑक्टेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये जो साइड है ये रिएक्टेंट की है, ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या है? ऑक्टेन एंड ऑक्सीजन। जब ऑक्टेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि हमारी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर नहीं है। अब एक हमारे पास एलिमेंट क्या है, हमारे पास एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो कार्बन है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट साइड पे, यानी इस साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड पे, वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के? 1। ठीक है, इसके साथ 1। सिमिलरली हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 18 रिएक्टेंट साइड पे। और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है 2, ये भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2।
और ये है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 ये और 1 ये, 2 + 1 3, सो 3 जो है वो एटम्स हैं ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया C8H18 को जब हम ए एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो O2 है इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, CO2 को मल्टीप्लाई जब C से करेंगे, H2O को मल्टीप्लाई जब D से करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब मुझे ये A, B, C एंड D, ये जो अननाउन्स है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूँ हम किस तरह वैल्यू फाइंड करते हैं। हम एक साइड पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड। अब नंबर ऑफ मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है जो रिएक्टेंट्स वाली साइड है। सो कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है 8 मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि ए मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये होता 2C8H18, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स बनते, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, यानी 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता था ना। तो अब ए जो है वो अननोन है, तो मैं क्या करूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय ए, सो ये हो गया 8A। ठीक है, और कार्बन नहीं है कोई रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट वाली जो साइड है उसमें जो कार्बन है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है ये, और मल्टीप्लाई बाय C, तो इक्वल टू C। तो कार्बन किसके इक्वल आ गया, 8A इज इक्वल टू C। सिमिलरली हाइड्रोजन के कितने एटम्स है लेफ्ट साइड पे, 18 मल्टीप्लाई बाय A, 18A, और नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है उसमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय D, so 18A is equal to 2D। Similarly, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आपकी जो रिएक्टेंट्स वाली साइड है उसमें ऑक्सीजन कितनी है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, 2B। और जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक ये 2 मल्टीप्लाई बाय C, प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय D, वो D के इक्वल आ गया, सो 2C प्लस D। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लीनियर सिस्टम बन गया, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई है मेरे पास। ठीक है, हर एलिमेंट की, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये 3 ही एलिमेंट्स थे ना मेरे इस केमिकल इक्वेशन में। तो अब मेरे पास अननोन क्या है, ए, बी, सी एंड डी। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। पहले सबसे पहले पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं जो ये इक्वेशन है तीनों इनको अरेंज कर लेता हूँ। जब मैंने इन इक्वेशंस को अरेंज किया तो ये 8A माइनस सी हो जाएगा, ये सी साइड पे आएगा, तो 8A माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली ये 18A डी साइड पे आएगा, माइनस डी इज इक्वल टू 0। एंड ये 2B, ये सी 2C इधर आया, माइनस 2C, डी भी इधर आया, माइनस डी, सो 2B माइनस 2C माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास मैंने जो इक्वेशंस हैं उनको अरेंज कर लिया। तो अब सब मैं इसको लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मैट्रिक्स फॉर्म में भी जब लिखता हूँ इस तरह लिखता हूँ AX इज इक्वल टू B। अब मेरे पास x जो था वो क्या था, x क्या होता है, x इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननाउंस या वेरिएबल्स। मेरे अननाउंस क्या थे, A, B, C एंड D, ये मेरा हो गया x। ठीक है, और A क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये 3x3 की बनेगी, क्यों, क्योंकि 3 इक्वेशन है। तो मेरे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सबसे पहले क्या बनेगी, ये A, ये बेसिकली क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D के लिए कॉलम है। ठीक है, सो A मेरा क्या होगा 8, B नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा C है -1, ये माइनस C था ना, -1, और D भी नहीं है तो 0। सिमिलरली इसके लिए क्या बनेगा, A के साथ 18 है कोफिशिएंट, B का कोफिशिएंट है ही कोई नहीं, B है ही नहीं, 0, C भी नहीं है 0, D का कोफिशिएंट क्या है -2। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है थर्ड, इसमें जो A का कोफिशिएंट A है ही नहीं तो 0, B जो है उसका कोफिशिएंट 2, C जो है उसका कोफिशिएंट -2, और जो D है उसका कोफिशिएंट
-1। तो ये मेरी बन गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, ए। अब जो बी होती है, बी मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब ये कांस्टेंट्स मेरे सारे जीरो हैं, यानी ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में फर्क यही है कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो सारे जीरो के इक्वल होते हैं, और नॉन होमोजीनियस में एटलीस्ट वन कांस्टेंट अगर नॉन जीरो हो तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। अगर इनमें से किसी एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन जीरो के इक्वल ना आती, कोई भी हमारे पास यहाँ पे नंबर होता, कोई भी नेचुरल या होल नंबर होता, तो उस केस में हमारे पास ये जो सिस्टम होता है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। अब क्योंकि तीनों जो है कांस्टेंट वो जीरो हैं, तो ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स भी आ गई। अगला काम क्या होता है, आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को मर्ज कर, ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया तो मेरे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन, ये, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, इसको रेड्यूस करूंगा, इसको बाय किस में रेड्यूस करूंगा, एशिलन फॉर्म में, रो एशिलन फॉर्म में, ठीक है, रेड्यूस रो एशिलन में कर सकता हूँ, ठीक है, एशिलन फॉर्म में कर सकता हूँ। तो इसको जब मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में परफॉर्म की, जो आपको ऑलरेडी पता है कैसे परफॉर्म करनी है, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा एंड पे वो ये आएगा, आफ्टर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। वो रो ऑपरेशन मैंने यहाँ परफॉर्म नहीं की, वो आपने खुद करनी, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आया। अब इसमें ये देखो, ये आपका क्या है, मेन डायग्राम। ये चीज समझने वाली है। अगर कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, लीडिंग एंट्री इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ रो। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ये एक रो है, ये एक रो है ना, इसकी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो लीडिंग एंट्री होगी, यानी ये वन, वन इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, तो इस रो की लीडिंग एंट्री ये है। सिमिलरली ये जो रो है, इस रो की जो लीडिंग एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो कौन सी है, ये वाली एंट्री, ये लीडिंग एंट्री है। और इस रो की, ये जो थर्ड रो है, इसकी जो लीडिंग एंट्री है, नॉन फर्स्ट नॉन जीरो, ये वाली लीडिंग एंट्री, ठीक है। सो ये लीडिंग एंट्रीज है। तो ये बात गौर से सुनना कि अगर किसी भी कॉलम में कोई भी लीडिंग एंट्री ना हो, अब ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें लीडिंग एंट्री है, ये सेकंड कॉलम है, इसमें भी लीडिंग एंट्री है, ये, और ये थर्ड कॉलम है, इसमें भी लीडिंग एंट्री है, ये। अब ये जो फोर्थ कॉलम है, इसमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, ठीक है, फोर्थ कॉलम में कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है। सो इस कॉलम का जो पर्टिकुलर वेरिएबल होगा उसको हम कांस्टेंट के इक्वल लेंगे। ये वेरिएबल ए था, ये कॉलम वेरिएबल ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, और ये डी के लिए। अब क्योंकि इस कॉलम में कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, मैं लीडिंग एंट्री बता चुका हूँ, रो में अगर देखो तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को कहते हैं, तो इस कॉलम में कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, ये लीडिंग एंट्रीज है, ठीक है। तो ये जो कॉलम था ये फॉर वेरिएबल डी था, तो जो डी लूंगा ना मैं, डी को किसके इक्वल लूंगा, जो अननाउन था डी, उसको मैं कांस्टेंट के इक्वल लूंगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जैसे पिछले केस में हमने लिया था। बेसिकली ये डी क्या होगा, एक फ्री वेरिएबल ही होगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है पता करने का कि आपने जो कांस्टेंट लेना है वो कितने वेरिएबल्स को लेना है इक्वल। दूसरा तरीका ये है कि आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो क्या नाम है, माइनस करनी है। तो वो जितना आंसर आएगा उतनी आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना है। अब मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे फोर, ए बी सी एंड डी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स फोर, उसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कोई भी ऐसी रो नहीं है जो कि जीरो है, यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, वन टू थ्री, तीनों रोज नॉन जीरो है ना, कोई भी ऐसी रो नहीं है जो ओवरऑल जीरो है, ठीक है। तो फोर माइनस थ्री, क्या किया आपने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से माइनस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की, आंसर आया वन। यानी कि आपका जो एक कांस्टेंट, जो क्या कहते हैं, आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लोगे, अपना एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल लोगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैं बता चुका हूँ,
ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू को कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है, वो डिपेंड नहीं करती दूसरे वेरिएबल्स पे जो इक्वेशन में होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक आएगा, और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा होगा? जिस कॉलम की लीडिंग एंट्री नहीं हो। अब ये कॉलम जो था फोर्थ, जो कि वेरिएबल डी के लिए था, इसकी कोई लीडिंग एंट्री नहीं थी, तो ये डी जो आपका वेरिएबल है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू को कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है, जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था केमिकल इक्वेशन की। हमारा जो फोर्थ वेरिएबल था डी जो था, वो किसके इक्वल आया था? वो एक फ्री वेरिएबल था, वो भी बेसिकली ये कांस्टेंट के इक्वल ही था ना, कोई भी वैल्यू आप उसको ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी जो डी है वो किसके इक्वल आएगा? वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और ये जो डी है ये बाकी वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकी वेरिएबल्स किस पे डिपेंड करेंगे? ए बी सी, जो तीन वेरिएबल्स हैं, ये ए बी एंड सी, ये इस पे डिपेंड कर रहे होंगे, इस वेरिएबल पे। लेकिन जो डी वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। अब आपने आपको ये फाइनल फॉर्म मिल गई। अब डी जो है आपका, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम थी, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा थे, तो आपका जो डी है वो किसके इक्वल आएगा? सपोज किया कि मेरा जो डी है वो एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, और वो इक्वल टू के है। के ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। सो डी आपका किसके इक्वल? लेट्स सपोज आपने सपोज किया कि जो डी है वो के इक्वल है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल। क्योंकि फोर्थ कॉलम ऐसा था जो कि वेरिएबल डी का था, जिस में कोई लीडिंग एंट्री नहीं थी। और दूसरे तरीके से जब हमने चेक किया सेकंड मेथड से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से माइनस किया, ठीक है, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तब भी मेरे पास आंसर आया 1। यानी कि एक वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू जो होगी, जो कि इक्वल होगा आर्बिट्रेरी किसी कांस्टेंट के। सो वो डी था। डी किसके इक्वल है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल। अब ए किसके इक्वल आएगा? इसको देख लो, ये इक्वेशन है, इसको जब लिखोगे ये क्या होगा? 1a प्लस 0b माइनस 1/8c प्लस 0d इज इक्वल टू 0। यानी क्या बन गया? ये a माइनस 1/8b इज इक्वल टू 0। सो ठीक है, तो a माइनस c/8। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये क्या है? a माइनस c/8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी? b माइनस सी माइनस 1/2d इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगी? ये c माइनस 8/9d इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन मिल गई आपको। ये कॉलम फॉर a, फॉर वेरिएबल b, फॉर वेरिएबल c, फॉर वेरिएबल d। तो आपको तीन इक्वेशन मिल गई। अब इन तीनों इक्वेशन को इन टर्म ऑफ दैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखोगे। थर्ड इक्वेशन क्या मिली थी? c माइनस 8/9d, जो कि इक्वल था 0। अब बाकी फैक्टर इधर ले जाओ, 8 माइनस डी को उस साइड पे ले गए, तो ये बन गया c इज इक्वल टू 8/9d। अब d की जगह आपने वो k की वैल्यू पुट कर दे। सो 8 डिवाइडेड बाय 9 k हो जाएगा c। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन थी वो किसके इक्वल आई थी? b माइनस सी माइनस 1/2d। ठीक है, तो ये बाकी सब उधर ले जाओ, b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो b इज इक्वल टू सी प्लस d/2 हो जाएगा। और d किसके इक्वल था? d के इक्वल था, तो इस d की जगह क्या क्या पुट कर दिया? k। और c किसके इक्वल आया था? c इसके इक्वल आया था, c इज इक्वल टू 8/9k। सो c की जगह भी ये 8/9k कर दिया। सो आपके पास जो b आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे, तो ये इक्वल आएगा 16k प्लस 9k 25k और डिवाइडेड बाय 18। b इज इक्वल टू 25/18k। यानी आपने वेरिएबल बी को भी इन टर्म ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लिया, और वेरिएबल सी को भी इन टर्म ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिख लिया।
यानी कि ये सी, बी और जो ए है वो डिपेंड करेंगे इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे, लेकिन ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था बेसिकली जो फ्री वेरिएबल था वो डिपेंड नहीं करेगा ए, बी और सी पे. इट इज अ फ्री वेरिएबल बिकॉज इट इज फ्री टू वेरी. तो ये फ्रीली वेरी करेगा वेरिएबल. यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू फॉर दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, तो अब जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन रहेगी थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 8 a माइनस 1/8 c इज इक्वल टू 0. अब 1/8 c उस साइड पे गया तो ये बन गया c डिवाइडेड बाई 8, a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 8. अब c की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, c किसके इक्वल आया था, 8/9 k के इक्वल आया था. c की जगह ये 8/9 k पुट किया तो ये वाला 8, ये जो 8 था ये, ठीक है, ये 8 और 8 कैंसल आउट, आपके पास बच जाएगा a इज इक्वल टू k/9. सो a, b और c को आपने इन टर्म्स ऑफ दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लिया. अब ये जो k था, इस k की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, ये सेम है वही. तो आप k की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैंने दो चीजें बताई थी, जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो आप फ्रैक्शन में नहीं कर सकते. कभी नहीं देखा होगा कि एक साइड पे फ्रैक्शन में हो, कभी आपने इस तरह की इक्वेशन देखी है? अब ये जो इक्वेशन है, ये कभी आपने देखा है कि यहाँ पे 1/2 लिखा हो या 0.33 लिखा हो एक ही जगह, या -3 लिखा हो? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही लिया जाता है. सो ए, बी, सी और डी, ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए. सो आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ए, बी, सी और डी का जो आंसर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, नेगेटिव में ना आए, जीरो ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए. ठीक है, तो अब आप कौन सी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे, आपके पास देखो, आपके पास जो है डी के इक्वल था, सी 8/9 के इक्वल था, बी 25/18 के इक्वल था, ए k/9 के इक्वल था. अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ के की जगह, के 1 एज्यूम करता हूँ, तो ये ए 1/9 हो जाएगा. तो ये क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन आ गई गलत. 1 नहीं पुट एज्यूम कर सकता. 2 करता हूँ तब भी 2/9 होगा. 3 करता हूँ, सो 3/9 क्या हो गया, 1/3, तब भी नहीं. 4 करूँ तब भी नहीं. 5, 6, 7, 8. तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी ऐसी है के की जिसपे आपका सारे जो ये वेरिएबल्स हैं ए, बी, सी और ये जो फ्री वेरिएबल के है, ये सब एक पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब इनका आउटपुट पॉजिटिव इंटीजर है. तो 18 ऐसी वैल्यू है, जब आप के की जगह 18 वैल्यू एज्यूम करोगे तो आपको ए, बी, सी और जो डी की आउटपुट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी. ए की जगह यहाँ पे 18 पुट करो, 18 डिवाइडेड बाय 9, 2, एक पॉजिटिव इंटीजर है. यहाँ बी इज इक्वल टू 25/18 के है, के की जगह 18 पुट करो, ये 18 और 18 कैंसिल आउट हो गए, बी इज इक्वल टू 25, एक पॉजिटिव इंटीजर है. सी इज इक्वल टू 8/9 के है, तो के की जगह 18 पुट करो, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, सो 8 2 जार 16, सी इज इक्वल टू 16, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. और के की जगह वही आपने जो एज्यूम किया था 18. तो ये सारे आपको क्या मिल गए, पॉजिटिव इंटीजर. इससे हाइयर वैल्यू भी होंगी जिसपे आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे. तो इसीलिए तो ये डी जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप इसकी वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. लेकिन दो कंडीशंस थी. कंडीशन क्या थी, इससे रिलेटेड एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि जो आपके ये वेरिएबल्स हैं उनका जो आउटपुट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना कोई फ्रैक्शन हो, ना डेसिमल फ्रैक्शन हो, ना नेगेटिव नंबर हो, ना जीरो नंबर हो. ठीक है, तो 18 ऐसी वो 18 ऐसा एक आर्बिट्रेरी एक वैल्यू है के की जिसपे आपको ये सारे वेरिएबल्स जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर देंगे, यानी उनका आउटपुट पॉजिटिव इंटीजर आएगा. इसके अलावा 36 पे भी आएगा, अगर आप 36 पुट करो तब भी आएगा. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपने काम करना, ये वही काम है जो लास्ट प्रॉब्लम में किया था. लास्ट में हमने डायरेक्टली वैल्यू एज्यूम कर ली थी ना, डी की डायरेक्टली हमने वो एक वैल्यू एज्यूम कर ली थी, उसको भी आप डी इज इक्वल टू किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल ले सकते हैं और बाद में आप उसकी वैल्यू एज्यूम करो. उस तरह कर लो, इस तरह कर लो, एक ही बात है. ठीक है, उसमें आपने डायरेक्टली जिस तरह यहाँ पे मैं डायरेक्टली डी को 18 ले लूँ. ठीक है, वो 18 क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि वो के इक्वल है. पिछले तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, एक ही बात है. सो 18 वो वैल्यू है जिसपे तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो फ्री वेरिएबल भी और बेसिक वेरिएबल भी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर आउटपुट में देंगे. सो डी का आंसर क्या आ गया, मतलब डी आपका 18 हो गया क्योंकि के 18 के इक्वल था, डी इज इक्वल टू के था.
सी आपका क्या था 8/9 के की जगह 18 पुट किया, आंसर 16 आ गया। सिमिलरली बी किसके इक्वल था 25/18 के की जगह 18 पुट किया, आंसर आउटपुट 25 आ गई। सिमिलरली ए किसके इक्वल था के डिवाइडेड बाय 9, के की जगह जब 18 पुट किया आउटपुट आपको 2 मिल गई। तो आपकी जो अननाउंस थे ए वो 2 के इक्वल है, बी 25 के इक्वल है, सी 16 के इक्वल है और डी 18 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में आपने पुट किया, ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, ए ये थी ना C18H18 ऑक्टेन प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था। सो ये जो अननाउंस थे ए की जगह 2 पुट कर देना है आपने, ठीक है। बी की जगह आपने 25, सी की जगह 16 और डी की जगह 18। तो आपने ये जब पुट किया तो आपको ये आंसर मिल गया फाइनल। आप चेक भी कर सकते हो कि क्या इक्वेशन बैलेंस हुई है। कैसे चेक करोगे, देखो कार्बन सबसे पहले जो है, कार्बन कार्बन के नंबर ऑफ यहाँ पे कितने एटम्स है 8 मल्टीप्लाई बाय 2। कार्बन के जो रिएक्टेंट साइड पे है वो 16 है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट साइड है इसमें कार्बन का क्या है, कितने एटम्स है 16 मल्टीप्लाई सी, ये 16 मल्टीप्लाई सी 16 और नहीं है तो 16 इज इक्वल टू 16 यानी बैलेंस्ड है। सिमिलरली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 रिएक्टेंट साइड पे, और इस प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के कितने 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 25, इस साइड पे ऑक्सीजन के कितने 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, और इस साइड पे ऑक्सीजन कितनी है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, और यहाँ पे 18 प्लस 18, तो 32 प्लस 18 इज इक्वल टू 50। तो ये भी बैलेंस। तो ये था जी प्रॉब्लम, कैसे आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो पिछले प्रॉब्लम में भी हमने सेम यही चीज की थी, उसमें सिर्फ ये किया था कि हमने डायरेक्टली किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल नहीं रखा था अपने फ्री वेरिएबल को, ठीक है। हमने डायरेक्ट वैल्यू एज्यूम कर ली थी, तो उस तरह कर लो, या आप पहले किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल रखो और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फिर एज्यूम करो, कोई भी वैल्यू एज्यूम करो, लेकिन कंडीशन ध्यान में रखनी है। ये कंडीशन सब प्रॉब्लम में ये कंडीशन नहीं होगी, जैसे ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम में इस तरह का सिनेरियो आ जाता है, उस सूरत में आप के की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो कंडीशन नहीं है कि आपका जो अननोन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कंडीशन ये थी कि आपके जो ये वेरिएबल्स हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर आउटपुट दें, आउटपुट में एक पॉजिटिव इंटीजर दें, फिर नेगेटिव या फ्रैक्शन या डेसिमल में आउटपुट ना मिले आपको, ठीक है। सो आपने के 18 एज्यूम किया, आपके कोई और भी एज्यूम कर सकते थे बड़ी वैल्यू भी, लेकिन हम हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू को एज्यूम करते हैं बैलेंस करते हुए। सो आप यहाँ 36 भी अगर एज्यूम करो तो 36 से भी आपको जो है ना इक्वेशन बैलेंस्ड मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप 36 एज्यूम करोगे, यहाँ 36 पुट करोगे, तो ये बेसिकली ये 16 की जगह यहाँ 32 आ जाएगा, ये 25 की जगह यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह 4 आ जाएगा, इक्वेशन तब भी बैलेंस ही रहेगी, ठीक है। तो जो लोएस्ट पॉसिबल है वो आपने एज्यूम करना है, सो वो 18 था, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कर, तो आपने ये काम आगे ये एज्यूम वैल्यू लाजमी करनी है। अगर आपको खाली ये कहा जाता है कि इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल रखो लिखो, तो फिर आपने ये काम करके छोड़ देना है ये इस फॉर्म में, ठीक है। इन टर्म ऑफ बेसिक वेरिएबल्स को इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल लिख के फिर एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि ओवरऑल आउटपुट चाहिए तो आपको ये वैल्यू एज्यूम करके आउटपुट निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ये सी इसके इक्वल रखो, बी इसके इक्वल रखो, ए इसके इक्वल और डी इज इक्वल टू के, यहाँ पे करके आप अपना सोल्यूशन एंड कर दोगे। और अगर कहा जाता है कि ये जो अननाउन्स है इनको इनकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है, तो फिर आपने वैल्यू एज्यूम करनी है। अगर ये कहा जाता है कि इन टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल बताओ या फिर जस्ट इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखो, तो आपने ये जनरल फॉर्म में यूं करके लिखना है, ये और ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि पेपर एग्जाम में आपको कहा जाएगा ये अननाउंस की वैल्यू फाइंड करें, तो आपने ये एज्यूम भी करनी है वैल्यू,
तो इस तरह हम करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। आई होप आपको समझ आई होगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो थे इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है।